अगर तुम भी अपने लिए ऑनलाइन कोई गर्लफ्रेंड देख रहे हो, कोई लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या किसी को डेट कर रहे हो, तो एक बार चेक कर लेना क्या वो इंसान ही है। कभी ऐसा ना हो कि वो इंसान के रूप में कोई आत्मा निकले। ऐसी ही एक घटना घटी राहुल के साथ, एकदम डरा देने वाली खौफनाक घटना। क्या वो घटना थी, उसके ऊपर ले चलता हूँ। आज की ये हॉरर स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर बने रहना। तो चलते हैं ऐसे सफर पर जहाँ पे डर हमेशा आसपास रहेगा। आज का समय ऐसा है कि आज ज़्यादातर जो लड़के होते हैं वो अपने लिए जो लाइफ पार्टनर देख रहे हैं, चाहे वो कोई गर्लफ्रेंड देख रहे हो या शादी के लिए किसी लड़की को देख रहे हो, तो ज़्यादातर ऑनलाइन देखते हैं। वो अपना डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। और ऑनलाइन डेटिंग एप्स जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा लोग उस पर आ गए हैं, है ना। क्योंकि एक तो क्या होता है कि हर इंसान सोचता है यार हमारी पसंद का और हमारी सोच के हिसाब से मिलेगा हमें ऑनलाइन, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके का माइंडसेट बना के और हर कोई जब डेट करता है ऑनलाइन किसी को भी, चाहे वो लड़का लड़की को कर रहा हो या लड़की लड़के को कर रही हो, सारे के सारे ऑनलाइन डेटिंग से ही अपना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे रिलेशनशिप में आते हैं, फिर मैरिज करते हैं। ये जो चीज है ये एक आम चीज है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। ऑनलाइन डेटिंग ऐप के ऊपर जाना और अपनी प्रोफाइल बनाना और अपने मैचेस को ढूंढना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये आजकल हर कोई कर रहा होता है। ऐसा ही किया राहुल नाम के एक कॉलेज के स्टूडेंट ने। राहुल जो था वो पढ़ाई में काफी अच्छा था और वो बीटेक कर रहा था और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। साथ ही साथ वो सोच रहा था कि क्यों ना मैं अपने लिए एक लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करूं, क्योंकि घर वाले कहीं ना कहीं ऐसी जगह कर देंगे शादी जहां मैं नहीं करना चाहता, तो मैं खुद ही देखूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये उसके दिमाग में था। तो यही देख के उसने ऑनलाइन ऐप्स के ऊपर जाके अपनी एक प्रोफाइल बनाई और अपनी डिटेल फिलिप की, है ना। और वो ढूंढने लगा कि हाँ यार कोई ना कोई तो मिलेगी जिससे मैं अपनी लाइफ पार्टनर बना सकता हूँ, जिसके साथ अपनी लाइफ बिता सकता हूँ मैं। तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे चलता रहा, वो ढूंढता रहा। कुछ मैसेज आते, कुछ नहीं आते। कुछ जो आते थे उसमें उसको समझ में नहीं आता है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है। ये उसको ऐसा लगता है कि ये सब फेक है या टाइम पास वाले हैं। जो भी था, जो भी उसका दिमाग में चल रहा हो या जो भी उसके साथ चल रहा हो वो था। अब एक वो ये सोचता है कि यार शायद मेरे को ऑनलाइन नहीं मिलने वाली कोई लड़की न, और मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर वालों के कहने पर ही शादी करनी पड़ेगी। ये वो सोचते वो 2-4 दिन वो यही बातें सोच रहा होता है। अब वो जब अपनी पढ़ाई पूरी करके दोपहर के टाइम पे हॉस्टल के रूम में जा रहा था कॉलेज से, तो रास्ते में उसको एक बाबा जी मिलते हैं। तो वो बाबा जी उसको देखते हैं और बोलते हैं कि बेटा तेरे को अगर जीवन में सुख से रहना है, शांति से रहना है ना, तो अपने घर वालों की बात माना कर और अपनी मन मर्जी कभी कुछ मत करना। खास कर शादी बिल्कुल भी अपने मन से मत करना, वरना तू जीवन भर दुखी रहेगा। अब उस समय राहुल कोई रिएक्ट तो करता नहीं है, वो चला जाता है अपने हॉस्टल के रूम पे और जाकर अपने दोस्तों को ये सारी चीजें बताता है। यार ऐसे ऐसे बाबा जी मिले और उन्होंने ये बोला। तो उसके दोस्त होते हैं, वो बोलते हैं कि यार देख, ये जो बाबा जी होते हैं या ये जो हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ये सब अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये अभी भी पुराने समय में ही जी रहे हैं। पुराना जो इनका टाइम था ना, ये उसी को ज्यादा अच्छा मानते हैं, तो इसको तो अवॉइड कर। ठीक है। तो राहुल बोलता है यार मेरे को देख, ऑनलाइन भी कोई ऐसी नहीं मिल रही है जिससे मैं फ्रेंडशिप कर सकूं या रिलेशनशिप में आ सकूं, तो मैं अब इसको छोड़ता हूं। तो उससे दोस्त बोलते हैं यार तू एक काम कर, चल उस पर ध्यान मत दे, अपनी पढ़ाई करता रहे, लेकिन जो प्रोफाइल बनी है उसको डिलीट मत कर, उसको ऐसे ही रहने दे। तो राहुल उसको ऐसे ही रहने देता है और वो भूल जाता है। लगभग 15 से 20 दिन बीतते हैं। राहुल के दिमाग में बिल्कुल ही खत्म हो जाता है ऑनलाइन प्रोफाइल वाला, और ये जो वो कर रहा था पहले 15-20 दिन पहले, वो सब कुछ वो भूल चुका होता है और अपनी पढ़ाई में वो आगे चल रहा होता है। क्योंकि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था वो और उसको बीटेक क्लियर करनी थी। अब क्या हुआ कि 15 से 20 दिन के बाद रात को उसको एक मैसेज आता है हाय का, लगभग 12-12:30 बजे के करीब। वो मैसेज वो रात को तो देख नहीं पाता, वो सुबह उठ के देखता है यार ये मैसेज किसका आया। तो वो जाके प्रोफाइल चेक करता है। प्रोफाइल में एक लड़की जिसका नाम जो था वो था नेहा नाम की लड़की ने उसको मैसेज भेजा। और जब वो मैसेज
केवल हाई का ही मैसेज था। मैसेज देख के उसने लड़की की फोटो देखी, फोटो देखकर वो काफी इंप्रेस हुआ, क्योंकि वो जो नेहा थी वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, है ना। अब उसके मन में एक डाउट आता है, यार इतनी ब्यूटीफुल लड़की मेरे को मैसेज क्यों कर रही होगी। तो उसने रिप्लाई किया हाई का, है ना। अब उस टाइम कोई उसका रिप्लाई नहीं आया, वो सारे दिन वेट करता रहा, रिप्लाई आएगा रिप्लाई आएगा रिप्लाई आएगा, नहीं। फिर अगले दिन, मतलब जिस दिन वो वेट कर रहा है पूरा दिन, वो पूरा दिन बीतता है और उसी दिन रात को 12-1 बजे उसका रिप्लाई आता है। अब वो फिर नहीं देख पाया मैसेज, क्योंकि वो सो चुका होता है। 12-1 बजे राहुल सो चुका होता है। वो दूसरे दिन सुबह उठ के फिर देखता है, यार मैसेज आया। अब वो जब बोलता है कि जो राहुल होता है उसमें टाइप करके कि तुम मुझे रात को ही मैसेज क्यों कर रहे हो, पहला सवाल तो मेरा ये है। और दूसरा सवाल ये है कि तुमने मुझे में ऐसा क्या देखा जो तुम मुझसे फ्रेंडशिप करना चाह रही हो। अब उस दिन भी, तीसरे दिन भी पूरे दिन राहुल ने वेट किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो राहुल को ये डाउट हुआ कि हो सकता है कि ये जिस जगह से मैसेज कर रही हो वहां का टाइम थोड़ा अलग हो, या कोई फॉरेन के अंदर रह रही हो, यही हो सकता है। तो वो रात के लिए वेट करता है 12-1 बजे, है ना। अब वो उस समय सोया नहीं होता, वो सोचता है कि यार मैं वेट करके देखता हूँ आज रात को कि क्या रिप्लाई आता है या नहीं। और कुदरती आप देखोगे कि 12 से 1 के बीच में फिर उसके पास रिप्लाई आता है। और रिप्लाई में नेहा बोलती है कि यार मेरे को ना तुम्हारा नेचर अच्छा लगा, जो तुमने प्रोफाइल के अंदर जो डिटेल फिलिप कर रखी थी, पूरी डिटेल जो डाल रखी थी वो मुझे अच्छी लगी, है ना। और तुम्हारी पर्सनैलिटी भी ठीक है, और मैं बस ऐसे ही जानना चाह रही हूँ, और ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं है कि हम आगे रिलेशनशिप में रहेंगे या नहीं। अब इतनी बात सुन के राहुल को ये लगा कि यार ये जेन्युइन लड़की है, क्योंकि कोई भी लड़की यदि किसी की तारीफ करती है 2-4 मैसेज के बाद ही, तो समझो या तो वो फेक है या वो अच्छा काटने वाली है, ठीक है, यही होता है ना। तो अब राहुल को लगा यार ये लड़की जेन्युइन है, तो उनकी बातचीत चलती है। अब बातचीत चलते चलते 4-5 दिन बीत जाते हैं और आराम से वो एकदम ऑनलाइन फ्रेंड बन जाते हैं, बहुत अच्छे वाले। अब राहुल बोलता है कि यार हमें मिलना चाहिए, है, क्योंकि हम ऑनलाइन हम एक दूसरे को देखते हैं वो ठीक है, वीडियो कॉल कर लेते हैं वो भी ठीक है, लेकिन पर्सनली अगर हम एक दूसरे से मिले, हम एक दूसरे को जाने, बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। राहुल ने कोई गलत बात नहीं बोली। अब नेहा बोलती है यार हम मिल तो लेंगे, लेकिन मेरी कंडीशन है, मैं आऊंगी रात को ही, है ना, क्योंकि रात को क्या होता है कि मेरा जो ऑफिस का वर्क है वो खत्म होता है और रात को ऑफिस से निकल के मैं आऊंगी, है ना। और मैं कोई फॉरेन में नहीं रहती हूँ, मैं तुम्हारे ही शहर में हूँ, हाँ शहर से थोड़ा दूर हूँ, ठीक है। और उसने किसी कॉल सेंटर का नाम बता दिया होगा कि भाई मैं यहाँ पे काम करते हूँ। तो राहुल को लगा यार ठीक है कोई बात नहीं, हम रात को मिलेंगे। तो राहुल बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग रात को मिलते हैं। तो वो राहुल जो होता है वो नेहा को बोलता है कि हमें मिलना कहाँ पे है, किस जगह हम जाके मिले। तो नेहा बोलती है कि राहुल हम ऐसा करते हैं कि एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे हम बैठ के वहां बात करते हैं। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था। रात को राहुल जाता है रेस्टोरेंट में, नेहा भी वहां आती है, दोनों डिनर करते हैं, बातचीत करते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। अब ये जो नॉर्मल सिचुएशन थी ये राहुल को बहुत ज्यादा अंदर से खुशी दे रही थी कि यार मुझे मेरी ड्रीम गर्ल मिल गई और फाइनली मैं इसे शादी करने वाला हूँ और मेरी लाइफ जो है वो सेट है। लेकिन राहुल को नहीं पता था कि जिसे वो डेट कर रहा है ना वो अब नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। अब क्या होने वाला है और ऐसा क्या हुआ राहुल के साथ जो उसकी पूरी जिंदगी में एक डर और खौफ उसने पैदा कर लिया, इसके बारे में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब उस दिन क्या हुआ कि जब सब कुछ नॉर्मल था रात को और ये अपने अपने घर चले गए, तो उसके बाद भी नॉर्मल बातचीत चलती रही, है ना। और फिर राहुल ने एक बार ये बोला कि यार एक काम करते हैं, हम अपने पेरेंट्स को आपस में मिला लेते हैं और हम अपनी शादी की बात आगे करते हैं। तो नेहा बोलती है यार मेरे घर में मेरे पेरेंट्स नहीं है ना, मतलब वो इस दुनिया में ही नहीं है, और जो मेरे चाचा ताऊ हैं वो सारे बहुत दूर रहते हैं और मुझे उनकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सेल्फ डिपेंड हूँ और मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सकती हूँ। अब ये बात राहुल को थोड़ी गड़बड़ लगी। यार एक लड़की शादी के लिए बिना किसी फैमिली परमिशन के कैसे हाँ कर सकती है या कैसे आ सकती है। फिर वो राहुल को लगा होगा कि यार हो सकता है कि इसके जो रिलेटिव हैं वो अच्छे लोग नहीं होंगे, इसलिए इसने ये डिसीजन लिया, वो भी एक नॉर्मल था।
अब राहुल बोलता है ठीक है, तो तुम एक काम करो, मेरे घर चलो और तुम मेरे मम्मी पापा से मिलो, मेरा भाई है, मम्मी पापा है, उन सबसे मिलो, है ना, पूरी फैमिली है। तो नेहा बोलती है ठीक है, लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं आ रात को ही सकती हूँ, दिन में नहीं आ पाऊंगी। तो राहुल ये बात अपने घर वालों को जाके बोलता है। घर वालों को थोड़ा ना अजीब सा लगा, यार कौन सी लड़की अपने होने वाले हस्बैंड के घर रात में जाएगी, वो भी शादी से पहले, वो भी फर्स्ट टाइम पे, और रात में। चलो 8 9 10 बजे तक तो ठीक है, 12 से 2 के बीच में कौन आएगी? तो राहुल ने उनको जैसे तैसे करके समझाया कि ऐसा नहीं है ना, उसके राहुल की सिस्टर भी थी, उसको भी समझाया कि बहन ऐसा नहीं है, वो जो भी ऐसी करती है, जब फ्री होती है तो वो आएगी, और फिर वो सुबह 4-5 बजे अपने घर पहुंचती है, फिर वो पूरे दिन सोती है, फलाना ढिमका, सारी उसने बात बता दी। तो घर वाले भी सोचते हैं चल यार, अगर लड़का इतना बोल ही रहा है तो एक बार मिल लेते हैं। अब नेहा आती है उनके घर पे मिलने राहुल के पेरेंट्स से। अब राहुल के जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, धार्मिक थे, और पूजा पाठ में ज़्यादा लगे रहते थे। तो उनके एक मंदिर था, है ना, घर में। तो उसमें क्या था कि अखंड ज्योत हमेशा जलती थी, अखंड ज्योत। तो आप जानते हैं ना अखंड ज्योत क्या होती है, जो हमेशा जलती रहती है, उसको कभी बुझने नहीं देना होता। अब जैसे नेहा उनके घर में प्रवेश करती है, घर में कदम रखते ही वो जो अखंड ज्योत होती है वो बुझ जाती है। अब उस समय तो किसी का ध्यान नहीं गया मंदिर की तरफ, अखंड ज्योत की तरफ। वो सब नेहा से बात करने लगे, सब लोग काफी इंप्रेस हुए नेहा से, काफी ज्यादा। ठीक है, अब ये सारी चीजें होने के बाद वो आराम से 2-3 घंटे बैठे, उन्होंने नेहा ने अपने बारे में बताया, और उसे घर वालों ने सुना, और घर वाले मान गए कि हाँ यार लड़की अच्छी है, इससे हम शादी कर देते हैं। अब नेहा क्या होता है कि वो चली जाती है 3-3:15 बजे से। अब राहुल के मम्मी पापा सोचते हैं कि चल अब सोने का तो टाइम है ही, तो उससे पहले हम एक बार जो दिया है ना उसमें घी डाल देते हैं ताकि वो जलता रहे, क्योंकि अब सुबह पता नहीं कितना टाइम लगे हमें उठने में, पूरी रात तो खराब हो ही चुकी है खराब। अब वो जैसे मंदिर पास जाके देखते हैं तो वो शॉक, जो दिया लगभग 7 से 8 साल से जल रहा था वो तुरंत कैसे बुझ गया, क्या कारण रहा बुझने का? तो राहुल की जो मम्मी होती है वो बोलती है कि वो जो लड़की थी ना, कहीं वो हमारे घर में कोई अपशगुन तो लेके नहीं आई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर वो लड़की हमारे घर में आती है तो हम सबका सर्वनाश हो जाएगा। अब राहुल वहीं से आता है तुरंत, जैसे कि उसके माँ बाप बुलाते हैं राहुल को कि बेटा यहाँ पे यार ये देख क्या हुआ। तो राहुल आता है और वो देखता है कि यार ये सब कैसे क्या हुआ। तो जब उसी राहुल की मम्मी और राहुल के जो पापा होते हैं वो उसको बोलते हैं कि बेटा ये लड़की से तेरी शादी नहीं होगी, और बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इस मंदिर का अखंड दिया पूजा है, ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है, ये अशुभ है बहुत ज्यादा, और कहीं ना कहीं ये अब नॉर्मल लड़की है, नॉर्मल लड़की नहीं है। राहुल बोलता है कि जरूरी थोड़ी है जो दिया इतने समय से चल रहा हो वो जलता ही रहे, हो सकता है किसी चूहे ने आके टेला मार दिया हो, या एकदम से खिड़की खुल गई हो, कुछ भी हो सकता है। आप एक दिए के बुझने पर उस लड़की को कुछ बोल रहे हो। अब राहुल उन लोगों से झगड़ा कर लेता है, अपने माँ बाप से झगड़ा करके, और वो दूसरे दिन अपना बैग वैग उठा के अपने हॉस्टल चला जाता है। हॉस्टल में वो अपनी पढ़ाई, वो लास्ट उसे एग्जाम चल रहे थे, उसने अपनी पढ़ाई वगैरह सब पूरी की, एग्जाम पूरा किया, और वो घर नहीं आता, वो वहीं पे कहीं रेंट पे रूम ले लेता है, और उसको जो जॉब होती है वो जॉब कर रहा होता है, कोई प्राइवेट जॉब उसको मिल जाती है, तो वो जॉब कर रहा होता है और वहीं पे ही रूम ले लेता है। और नेहा से उसकी कंटिन्यू बात हो रही थी, नेहा को उसने सारी बात बताई, यार नेहा ऐसे ऐसे बात है। नेहा ने इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया था। अब राहुल बोलता है कि चल हम तो शादी कर ही लेते हैं, ठीक है, मेरे घर वाले थोड़े पुराने ख्यालातों के हैं तो उनको छोड़। नेहा जो होती है वो राहुल से शादी कर लेती है। और अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये है, शादी भी रात को ही होती है, शादी भी रात को ही होती है, और ऐसे टाइम पर होती है कि जब क्या नाम है उसके कोई रिलेटिव ना आ सके। और नेहा बोलती है यार देख मुझे ना मंदिर वाली शादी नहीं करनी है, हम एक काम करते हैं, जो लीगल प्रोसेस होता है कोर्ट वाला, वहां जाते हैं, सिग्नेचर करते हैं और आ जाते हैं, और अपने अपने 2 गवाह ले चलते हैं।
तो नेहा होती है वो अपनी किसी फ्रेंड को ले आती है ऑफिस के, और राहुल अपने दोस्तों को ले जाता है। साइन वाइन करते हैं, इन दोनों की शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद ये आराम से अपना जो रूटीन लाइफ होती है वो जी रहे थे। अब शादी के 1-2 महीने बीतते हैं, राहुल को थोड़ा अजीब सा नेगेटिविटी सी फील होने लग रही थी। उसकी जो आंखें थी उसके नीचे एकदम डार्क सर्कल पड़े रहते थे। ये नोट कर रहे थे राहुल के दोस्त। राहुल को अभी भी फील नहीं हो रहा था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। उसकी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है ना, और उसके आंखों के नीचे हमेशा डार्क सर्कल रहने लगे, वो नींदों में रहने लगा। इस कारण क्या हुआ कि 2 महीने के अंदर ही उसकी जो नौकरी है वो भी छूट गई, क्योंकि एक तो प्राइवेट जॉब, ऊपर से ऐसी पर्सनैलिटी उसने रख ली थी कि वो काम ही नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल ज़्यादा वो बीमार लगा रहने लगा। अब ये सारी चीज़ें राहुल के जो दोस्त थे वो नोट कर रहे थे कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है शादी के बाद राहुल के साथ। लेकिन इस चीज़ को इतना सीरियस किसी ने नहीं लिया, ना राहुल ने लिया ना उसके दोस्तों ने लिया। बट एक ऐसा टाइम आता है जब कहते हैं ना कि अति जब हो जाती है किसी चीज़ की, अब प्रॉब्लम होती है। तो राहुल की नौकरी छूटने के बाद से 15 दिन के अंदर अंदर राहुल की इतनी बुरी हालत हो गई कि वो बेड से उठ नहीं पा रहा था, बिल्कुल बेड पे लेटा हुआ। उसके दोस्तों से उसने मिलना बंद कर दिया था, बात करना बंद कर दिया था। तो राहुल के दोस्त सोचते हैं यार हम ही घर चलते हैं, हम ही मिल के आते हैं और हम देखते हैं कि क्या हाल है क्या नहीं है। और जो राहुल की जो वाइफ है उसकी जो ड्यूटी होती है वो रात की होती है, तो हम दिन में चलते हैं। तो दिन में चलेंगे तो आराम से बात भी कर लेंगे दोस्त सारे मिलके। अब वो जब दिन में राहुल के घर जाते हैं तो राहुल गेट भी नहीं खोल पा रहा होता। राहुल अंदर से आवाज मार के बोलता है कि भैया गेट खुला है, आ जाओ। अब जब उसके दोस्त अंदर घुसते हैं ना, उनका दिमाग बिल्कुल एकदम, ये हम ये कह सकते हैं कि खराब हो जाता है, स्थिर रह ही नहीं पाता। वो देखते हैं कि पूरे घर में अंधेरा है, एक अजीब सा एक सन्नाटा सा है, बिल्कुल अजीब सा सन्नाटा। और राहुल के कमरे में जहां वो लेटा हुआ है उसके बेड के ऊपर की तरफ में एक लाल रंग की लाइट जल रही है, 0 वॉट का जो बल्ब होता है वो। और राहुल की इतनी बुरी हालत है कि वो खड़ा होकर बैठ भी नहीं पा रहा। उसका चेहरा इतना ज्यादा सिकुड़ चुका है कि हड्डियां हड्डियां दिख रही है। राहुल के दोस्त बोलते हैं भाई तेरे को हो क्या गया। जो राहुल का दोस्त होता है ना वो पता है क्या बोलता है कि भाई तेरे साथ जो हो रहा है ना वो बहुत गलत हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यही तेरी हालत रही तो तू ज्यादा नहीं है 5-7 दिन में चल बचेगा, बिल्कुल चल बचेगा। तो राहुल बोल तो पा नहीं रहा होता, मतलब ऐसे अजीब सी उसकी आवाज आ रही होती है ना, इसकी पूरी आवाज तो शरीर से निकल ही नहीं पा रही होती। तो वो एक इशारा करता है कि अपने अलमारी की तरफ। जब वो अलमारी की तरफ इशारा करता है तो राहुल का एक दोस्त जाके अलमारी को खोलता है, खोल के देखता है कि वहां पे एक डायरी रखी हुई थी। अरे अब वो डायरी को उठा के ले आते हैं, और वो दोनों दोस्त होते हैं वो जैसे डायरी को खोलते हैं उसमें पहले पेज पर ही लिखा था कि यहाँ से चले जाओ, या ये और फिर उसमें वो देखा कि यार ये क्या क्यों लिखा हुआ है यहाँ से चल जाओ। तो थोड़ा नीचे पढ़ते हैं तो वो इसमें ये लिखा हुआ था कि जैसे ही ये डायरी मिले इस डायरी को लेकर इस घर से बहुत दूर चले जाना, बहुत दूर। अब वो देखते हैं तो जो राहुल होता है वो कांपने लग रहा होता है बहुत तेज तेज। अब दोस्त बोलते हैं यार कभी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना, क्यों ना हम लोग यहाँ से चलते हैं। और डायरी में भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है और राहुल भी ऐसा इशारा कर रहा है कि जाओ। अब वो दोनों जो दोस्त होते हैं राहुल के, वो डायरी को लेके उस घर से बाहर निकल जाते हैं। निकलने के बाद वो अपने 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 रूम पे पहुंचते हैं। रूम पे पहुंचते हैं तो डायरी को पढ़ते हैं। पता है उस डायरी में क्या लिखा था? जब उन दोस्तों ने डायरी को पढ़ा, पढ़ने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें राहुल ही वो डायरी लिखता था। उसमें ये लिखा हुआ था कि जब मेरी शादी हुई ना, उस रात को जब मैं नेहा के पास गया, क्योंकि राहुल अपनी पर्सनल डायरी में सब कुछ लिखता था, तो जब मैं नेहा के पास गया और जब मैं नेहा के पास जाके बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बगल में जो बैठा है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो कोई पिशाच, कोई छलावा या कोई डायन है।
उसके पूरे हाथ जो है नेहा के, वो ऐसे हैं जैसे जले हुए हों, एकदम सफेद पड़ी हुई थी वो बिल्कुल। और वो राहुल को देख के जोर जोर से हंसने लगी, और हंसते हंसते उसने राहुल का गर्दन दबा दी थी। ये राहुल बता रहा है उस समय की बात, जब उसकी शादी हुई थी, उसके बाद वो घर गए थे, वो उसने डायरी में लिखा। तो वो राहुल का गला दबाती है, उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि वो बेहोश हो जाता है। और दूसरे दिन वो सुबह उठता है तो नेहा नॉर्मल थी, और नेहा को जब वो सारी बात बताता है तो नेहा बोलती है कि तुमने कोई सपना देखा होगा। अब दिमाग में तो वो बात रह गई थी, और वही चीज उसने राहुल ने उस डायरी में लिख डाली। अब उसे दोस्तों को भी डाउट हुआ कि यार जैसी हम हालत देख के आए हैं ना राहुल की, वो नॉर्मल नहीं है, वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेबल है। राहुल के दोस्त ये सारी घटना उसके पेरेंट्स को बताते हैं, उसके माँ बाप को बताते हैं। अब उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा चिंता में, टेंशन में हैं। उसके माँ बाप जो होते हैं वो अपने कोई गुरुजी होते हैं उनके पास जाते हैं, उनको सारी स्टोरी बताते हैं। तो जो उनके गुरुजी होते हैं वो ध्यान लगाते हैं, और ध्यान लगाते टाइम वो मतलब 5 से 10 सेकंड वो आंख बंद करते हैं और तुरंत उनकी आंख खुलती है। और आंख खुलते ही पता है वो क्या बोलते हैं? ये तुम्हारा छोरा है ना जो जाने वाला है, क्योंकि जिससे उसने शादी की है ना वो जिंदा है ही नहीं, वो तो जीती जागती मौत है, क्योंकि वो एक डायन है, और एक ऐसी डायन जो तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाने आई है और साथ ले जाकर रहेगी। अब राहुल के माँ बाप बोलते हैं कि गुरुजी कुछ भी करो, कैसे भी करो, हमें हमारा बेटा सही सलामत जिंदा चाहिए। गुरुजी बोलते हैं तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल तो जाएगा, लेकिन उसकी एक शर्त है, और शर्त यह है कि उस डायन को तुम्हें अपने बेटे से दूर करना पड़ेगा, और ये दूर करना इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो माँ बाप बोलते हैं कि हम कुछ भी करेंगे, आप बताओ हमें करना क्या है। तो वो गुरुजी होते हैं वो बोलते हैं कि ये तुम लोग नहीं कर सकते, ये वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने राहुल की शादी करवाई। तो जो राहुल के जो पापा होते हैं वो राहुल के दोस्तों को फोन करते हैं तुरंत। राहुल के दोस्त वहां पे आते हैं, गुरुजी के आश्रम पे आते हैं, तो राहुल के दोस्तों को बताया जाता है ये सारी घटना। और गुरुजी बोलते हैं क्या तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो? अब दोस्ती तो ऐसी होती है ना कि यार हर समस्या में साथ देंगे। तो राहुल के दोस्त होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, हम हमारे दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो गुरुजी बोलते हैं जहां तुमने शादी की थी ना, उसी जगह पे थोड़ी दूरी पे जब तुम आगे जाओगे, लगभग 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट के रास्ते के बाद तुम्हें एक कब्रिस्तान मिलेगा। उस कब्रिस्तान के अंदर तुमने नेहा की शक्ल देखी है, तो तुम देखना कि उस कब्रिस्तान के अंदर एक ऐसी तुम्हें जगह मिलेगी जहाँ पे नेहा का नाम लिखा होगा। उस जो कब्र होती है ना, उस कब्र के ऊपर, ठीक है, जब नेहा का नाम लिखा होगा तो हो सकता है वो जो नाम हो वो किसी दूसरी भाषा में हो। तो उसे पढ़ने के लिए तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें एक वो देता हूँ मंत्र, है ना, मतलब एक पानी में उन्होंने कोई मंत्र बोला और बोला ये पानी लो, ये अभिमंत्रित पानी है, और ये वहां पे जाके छिड़कना। वहां छिड़कते ही तुम्हें नेहा का नाम और उसकी जो तस्वीर है वो दिखने लगेगी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जैसे ही तुम पानी छिड़कोगे उस कब्र के अंदर जो नेहा है वो खड़ी होगी और वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगी। तो पानी छिड़कते ही वहां की जो मिट्टी है ना वो लेके आ जाना। अब राहुल के दोनों दोस्त हिम्मत जुटाते हैं, यार दोस्त को तो बचाना है हर हाल में, और वो रात को निकल जाते हैं वहीं कब्रिस्तान में। वो देख रहे होते हैं, सारी कब्र चेक करते हैं, करते उनको नहीं मिलती। गुरुजी ने बताया था कि कब्र ऐसी होगी जो थोड़ी अलग होगी, जो नॉर्मल जो कब्र होंगी ना उनसे थोड़ी दूर होगी, थोड़ी अलग होगी। तो उनको ध्यान में आता है हाँ यार वहां पे है कोने के अंदर ना, वो वहां जाते हैं तो वो सोचते हैं यही कब्र होगी, और पानी छिड़कते हैं। छिड़कते ही वो बोलता है, एक दोस्त बोलता है मैं मिट्टी उठाता हूँ तो पानी छिड़क। एक जैसे ही पानी छिड़कता है तो नाम आ जाता है नेहा का, और उसी और जो तस्वीर होती है वो भी दिखने लगती है, और दूसरा मिट्टी को उठा के और अपनी जेबों में भर लेता है। और ये दोनों वहां से भागने ही वाले होते हैं, जैसे पीछे मुड़ते हैं तो वही नेहा काले कपड़ों में और एकदम बियर्ड सी हंसी उसके चेहरे पर, और हंसते हुए उनके पीछे खड़े हुए थे, और जोर से वो चिल्लाती है, बहुत जोर से।
और एक अजीब सी हंसी। अब ये दोनों दोस्त इतने ज्यादा डर गए कि डर के तुरंत वहीं गिर जाते हैं, और गिर के वो जैसे होते हैं ना गिरे हुए हैं और पीछे सड़कने की कोशिश कर रहे हैं और सामने से वो आ रही है नेहा। ऐसी सिचुएशन वहां पे थी, है ना। अब ये सारी चीजें जब उनके साथ हो रही थी वो बहुत ज्यादा डरे हुए। अच्छा, अच्छी बात ये थी कि दोनों दोस्तों को भगवान का नाम आता था, हनुमान चालीसा आती थी, तो वो हनुमान चालीसा का जाप जब करते हैं, जाप करने पे नेहा वहीं रुक जाती है, भागती नहीं है, केवल रुक जाती है ना। अब वो जैसे उठते हैं और हनुमान चालीसा बोलते रहते हैं। अब बोलते बोलते अब गड़बड़ ये हो गई कि उनको पूरी याद नहीं थी। अब वो बाद में क्या बोले, पूरी याद नहीं थी, तो आधी अधूरी जितनी उनको आ रही थी वो बार बार बोल रहे थे। तो अब नेहा क्या जा पा नहीं रही थी, लेकिन हाँ उन दोस्तों के पास पहुंचने में उसको टाइम लग रहा था। मतलब एक जितना एक नॉर्मल इंसान को लगता है ना भागते हुए किसी को पकड़ने में, ऐसे वो दोनों दोस्त भाग रहे हैं, पीछे वो नेहा भाग रही है। अब ये आधी अधूरी हनुमान चालीसा जो है ये बोले जा रहे हैं और नेहा इनका पीछा करे जा रही है, लेकिन वो भूत वाली स्पीड में नहीं, एक नॉर्मल जो इंसान होता है उसकी स्पीड में। अब भागते भागते ये कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं। अब कब्रिस्तान से जब बाहर निकलते हैं तो इनको लगता है कि बस अब शायद नेहा परेशान नहीं करेगी, तो ये सांस लेते हैं आराम से और ये सोचते हैं कि चल यार अब हम धीरे धीरे चलते हैं। अच्छा, ये जैसे चलते हैं तो इनके पीछे एक पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर वो नेहा एकदम जो बैठी हुई थी वो एकदम से इनके ऊपर आके कूदती है, और कूदते ही बहुत जोर से चिल्लाते हैं। चिल्लाने के बाद फिर ये भगते हैं और नेहा भग रही है, फिर ये हनुमान चालीसा दौड़ाते हैं। ठीक है, अब ये दौड़ाते ये भग रहे हैं, भगते ये आखिरकार उस गुरुजी के आश्रम पे पहुंच जाते हैं। और जो नेहा होती है वो आश्रम के बहुत दूर पर ही जाके रुक जाती है, वो अंदर नहीं आ पाती, वो आश्रम की जो बाउंड्री होती है उस तक भी नहीं आ पाती। अब ये दोनों दोस्त जाते हैं, जाके बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, गुरुजी को सारी स्टोरी बताते हैं, है ना, और बोलते हैं मिट्टी तुम लाए, और देखें तो बोला मिट्टी तो है ही नहीं। अब क्या, बोला ऐसे ऐसे हमें डराया, ऐसे हमारे पे कूदी, हम गिरे तो शायद हो सकता है मिट्टी निकली हो। तो वो जो गुरुजी होते हैं बोला भैया फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अब दोबारा हम कुछ कर भी नहीं सकते है। तो वो क्या करते हैं कि आप कोशिश करते हैं कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी मिले, तो अपनी जैकेट की जेब में और अपने जहां जहां उन्होंने मिट्टी डाली थी पैंट की जेब में, जैकेट की जेब में, वो सारा हल्का हल्का निकालने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा बहुत मामूली सा इकट्ठा हो पाती है मिट्टी। तो वो बोलते हैं कि गुरुजी यही मिट्टी इकट्ठी हो पाई है। अब गुरुजी बोलते हैं कि अब भगवान का नाम लेके, बजरंगबली का नाम लेके मैं उपाय करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि राहुल से नेहा दूर हो। तो उनका जो भी भूत को दूर करने के जो प्रक्रिया थी उसको शुरू किया। शुरू करने के बाद राहुल को और नेहा को उसने बिल्कुल अलग कर दिया, है ना। अलग करने के बाद वो बोलते हैं कि देख अब जो नेहा है वो अपने ही कब्रिस्तान में फंस के रह गई है, दबी हुई। अब तुम्हें एक काम और करना है, कुछ भी करो, जो एग्रीमेंट जो कागज थे वो ढूंढ के लाओ जिसपे साइन किए थे नेहा ने और राहुल ने। तो ये पहले तो जाते हैं कोर्ट के अंदर कि वहां मिलेगा, तो वहां ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलता। फिर ये जाते हैं क्या नाम है, एक जो कोर्ट के बाहर बैठता है एक आदमी है, पियोन जो होता है वहाँ का, उसके पास उसको बोलते हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब वो हमें डॉक्यूमेंट ला के दे दें। वो पियोन जो होता है वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके लाके उनको डॉक्यूमेंट दे देता है। डॉक्यूमेंट देने के बाद वो गुरुजी के पास ले जाते हैं, और वो जो गुरुजी होते हैं उस डॉक्यूमेंट को जला देते हैं और बोलते हैं कि अब नेहा परमानेंट राहुल से दूर हो गई है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि वो राहुल को दिखती जरूर रहेगी, क्योंकि मैंने खाली इसको दूर किया, आत्मा को मार नहीं सकता मैं, खत्म नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही मरी हुई है, उसको खत्म कैसे करूंगा। लेकिन इसको मैंने इतना दूर कर दिया है कि उसको परेशान नहीं कर सकते। ये पूरा जो प्रोसेस जो मैंने बताया, पूरी जो स्टोरी थी एक रात की स्टोरी थी। धीरे धीरे सुबह होती है, सुबह राहुल के माँ बाप दोस्त सब उस घर जाते हैं, किराए के मकान पे जहाँ राहुल रह रहा था नेहा को लेके। वहाँ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं राहुल की बहुत बुरी हालत थी। उसको जैसे तैसे करके उठा के घर पे लाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है, और 3 से 4 महीने का राहुल का ट्रीटमेंट चलता है। फिर राहुल कहीं जाके ठीक होता है फिजिकली। अब इन 3-4 महीनों में वो रोज रात को डरता था, चिल्लाता था, और रोज उसको ऐसा लगता था कि कोई है जो उसे बुला रहा है। अब जैसे ये 3-4 महीने खत्म होते हैं, उसके बाद जब वो राहुल नॉर्मल लाइफ जीता है, जब वो बाहर निकलता है, तो उसको हमेशा से ये लगता था कि कोई दूर पेड़ पे खड़ा उसको देख रहा है,
कोई ऐसा है जो किसी दीवार के पीछे से उसको झांक रहा है, उसको पता था कि वो कौन था, उसको पता था वो नेहा थी। अब सारी जिंदगी शायद राहुल को इस डर के साथ जीना पड़े, लेकिन मेरे दोस्त ये कहानी खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बताऊं, किसी को भी ऑनलाइन डेट कर रहे हो ना, चेक जरूर कर लेना कभी वो कोई आत्मा या कोई भूत या कोई नेहा नाम की है। दूसरी बात मैं आपको और बताता हूँ, जैसे मैंने स्टोरी में एक बात बताई थी कि उन लोगों को आधी हनुमान चालीसा आती थी जिसने केवल उनको सुरक्षित रखा। यदि वो पूरी हनुमान चालीसा जानते तो हो सकता है कि नेहा उनके पीछे भाग भी नहीं पाती। तो यदि आप बजरंगबली के भक्त हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और पूरी हनुमान चालीसा जरूर याद रखें। जय बजरंगबली।